श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, देश में आगामी 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इस बारे में हम हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर परवेश कुमार राजपूत से पिछले हफ्ते चर्चा कर रहे थे। इसी कार्यक्रम में आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर राजपूत, पिछले हफ्ते हमने बात की थी जो भारतीय न्याय संहिता है उसके आपने जो प्रमुख कई बिंदु हैं उस पर आपने प्रकाश डाला था। उसमें से यदि आपको ऐसा लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण विषय छूट गए हों तो आज हम सबसे पहले उन पर चर्चा करते हैं और उसके बाद हम चर्चा करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भारतीय न्याय संहिता में। यदि आपको लगता है कि पिछले हफ्ते की हमारी चर्चा में कुछ महत्वपूर्ण विषय ऐसे हैं जो श्रोताओं के लिए जानना जरूरी है और हम पिछले हफ्ते नहीं बता पाए थे, तो सबसे पहले उन पर हम बातचीत कर लेते हैं। एक इसमें बड़ा विषय था आत्महत्या का, जो पहले आईपीसी की धारा 309 के अंदर आता था जी। अब उस अटेम्प्ट टू सुसाइड के प्रोविजन को हटा दिया गया है। अभी इसके मूल कारण है एक एक्ट पास हुआ था 2017 के अंदर जी। उस एक्ट का नाम था मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, जिसमें ये कहा गया कि जो व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता है वो किसी न किसी तरह के मानसिक रोगों से पीड़ित है जी। और किसी मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति को आप अपराधी नहीं मान सकते जी। तो उस एक्ट के जो प्रोविजन थे, जो ऑब्जेक्टिव थे, जो उद्देश्य थे, उनको पूरा करने के उद्देश्य से बीएनएस के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर जी, अटेम्प्ट टू सुसाइड के प्रोविजन को खत्म कर दिया गया है। आत्महत्या करने की कोशिश के प्रोविजन को खत्म कर दिया गया है। मतलब वो अपराध नहीं है। वो अपराध नहीं है जी। इस कंडीशन में कि कोई आदमी व्यक्ति खुद से ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर कोई आदमी धमकी देता है सुसाइड करने की जी। किसी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए जी, तो वो अपराध है जी। ये दोनों बातें हैं जो समझने की जरूरत है कि एक व्यक्ति जो है अगर अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है तो वो अपराध नहीं है, लेकिन अगर वही व्यक्ति अटेम्प्ट टू सुसाइड करने की किसी को धमकी देता है, किसी पब्लिक सर्वेंट को, ताकि उसके ड्यूटी से वो उसको बाधित कर सके जी, तो वो अपराध है। इसमें एक सवाल पैदा होता है कि ये भी देखने में आता है कि कई बार व्यक्ति किसी दबाव में, कोई किसी से कर्जा लिया है, बार बार उगाही की उसको धमकी दे रहा है, उसके दबाव में आके भी कोशिश करता है, तो क्या जो उसको धमकी दे रहा है या जिसके दबाव में कर रहा है उसके लिए बरकरार है ना अभी प्रावधान, यानी मतलब आत्महत्या के लिए प्रेरित करना जिसको हम कहते हैं, वो प्रावधान अभी भी ऐसे ही है, बरकरार है। उस प्रावधान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव सिर्फ उसके लिए हुआ है जो खुद आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है जी। अगर आप किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसा रहे हैं तो वो आज भी उतना ही अपराध है जो पहले था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बिंदु में इसमें और जोड़ देना चाहता हूं कि पिछले कुछ 5-7 सालों में हमने देखा है कि मॉब लिंचिंग के जो है इंसिडेंट बहुत बढ़ रहे हैं जी। भीड़ आती है, किसी व्यक्ति को किसी भी वजह से मार देती है जी। मॉब लिंचिंग के प्रोविजन को भी अब जो है भारतीय न्याय संहिता में जोड़ दिया गया है। अच्छा जी। तो ये एक बड़ा जो है मैं कहूंगा कि एक वेलकम स्टेप है जो भारतीय सरकार ने लिया है, क्योंकि बहुत लोगों ने इसके लिए कहा था कि भाई मॉब लिंचिंग जैसा प्रोविजन अलग बनना चाहिए, तो ये प्रोविजन अब हमारे भारतीय न्याय संहिता के अंदर भी मौजूद है। हालांकि उसको मॉब लिंचिंग नहीं बोला गया है, लेकिन अगर कोई किसी को जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर अगर मारता है तो उसको ये अपराध माना जाएगा। डॉक्टर राजपूत, ये तो हमने बात की भारतीय न्याय संहिता पे। अब हम आते हैं जो दूसरा नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या बदलाव किए गए हैं जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसमें, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ये सीआरपीसी को हटाकर लाया गया, उसको रद्द करके लाया गया जी। उसमें की जो सीआरपीसी है वो प्रोसीजरल लॉ है, हम उसको बोलते हैं प्रोसीजरल लॉ, कि कोर्ट में कार्रवाई कैसे होगी, पुलिस अरेस्ट कैसे करेगी, सर्च कैसे होगा, सीजर कैसे होगा, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या है, उसमें कुछ कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे मैं कहूंगा कि जैसे अरेस्ट का प्रोसीजर है, एक धारा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर 35(7), उसमें कहा गया कि अगर कोई बहुत एजेड आदमी है जिसकी उम्र बहुत ज्यादा है या कोई शारीरिक रूप से अक्षम है या किसी बीमारी से ग्रसित है जी। तो उस केस में अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें पनिशमेंट 3 साल से कम है, जिसमें सजा 3 साल से कम है जी, तो उसमें अरेस्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा इसमें जो खास परिवर्तन किया गया है वो ये किया गया है कि अगर विटनेस के तौर पर आप किसी बुजुर्ग को कोर्ट में बुला रहे हैं या किसी बीमार आदमी को कोर्ट में बुला रहे हैं तो वो अपनी जगह से जहां वो है वहां से बाहर उसको, जैसे सपोज करें रायपुर में अगर वो व्यक्ति रहता है तो आप रायपुर से उसको बिलासपुर नहीं बुला सकते। अच्छा।
उसके लिए प्रावधान ये कर दिया गया है कि भाई आप उसको जो है डिजिटल मीडिया से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप उसका गवाही करवा लीजिए। जी। तीसरी चीज इसमें ये की गई है कि ये बात बहुत मैंडेटरी कर दी गई है, बाध्य बना दी गई है पुलिस के लिए कि पुलिस को हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और हर थाने के अंदर जी एक ASI रैंक का पुलिस ऑफिसर नियुक्त करना होगा जो मेंटेन करेगा एक रजिस्टर कि कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है और पूरी डिटेल के साथ, ताकि उसका पता चल सके कि किसको पुलिस ने अरेस्ट किया है और कब अरेस्ट किया है, किस अपराध में उसको जो है अरेस्ट किया गया है जी। तो वो पूरा रजिस्टर मेंटेन करना अब कंपलसरी बना दिया गया है पुलिस के लिए। अच्छा जी। इसके अलावा इसमें एक बड़ा प्रोविजन है कि प्राइवेट पर्सन को लेकर कि या शायद बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि एक प्राइवेट आदमी भी जो है किसी को अरेस्ट कर सकता है। जी। अच्छा। हाँ, अगर कोई संज्ञेय अपराध हो रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है जी, तो एक आम नागरिक भी अरेस्ट कर सकता है किसी। ये कई श्रोताओं के एकदम नई बात हो। हाँ जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि कोई आम नागरिक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक सिटीजन के तौर पे हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे सामने अगर ऐसा कोई अपराध कर रहा है तो हम उसको अरेस्ट करें। और उसका प्रोविजन CRPC में भी था और हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में भी है। अब उसमें ये ऐड कर दिया गया है, ये जोड़ दिया गया है कि अगर कोई आम नागरिक किसी को अरेस्ट करता है, किसी अपराध को करने वाले व्यक्ति को, तो उसको 6 घंटे के अंदर पुलिस को हवाले करना पड़ेगा, पुलिस को सौंपना पड़ेगा। 6 घंटे का उसमें टाइम दे दिया गया, पहले नहीं था ऐसा। इसमें जो FIR के जो पंजीकरण की प्रक्रिया है उसमें भी क्या कोई बदलाव किए गए हैं? पंजीकरण की प्रक्रिया में कुछ बदलाव हुए हैं जी। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, 0 FIR का एक प्रोविजन है। उसका मतलब ये होता है कि अगर मानिए किसी एक जगह अपराध हुआ है जी और अपराध करने के बाद वो अपराधी चला गया, तो क्या कोई व्यक्ति किसी और थाने में जहां पर वो अपराध नहीं हुआ है उस FIR को रजिस्टर कर सकता है? जी। क्योंकि हमारा जो इलाके होते हैं, रायपुर है, रायपुर में कई थाने हैं और हर थाने की अपना एक एरिया है, एक जुरिडिक्शन है जी, जहां तक वो अपना काम करते हैं जी। तो पहले क्या होता था कि FIR रजिस्टर करने से पुलिस ऑफिसर मना करते जी। फिर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में ऐसा कहा कि अगर ऐसा होता है कि किसी थाने की जुरिडिक्शन में अपराध नहीं हुआ है तो भी ये उसके ऊपर बाध्य है पुलिस ऑफिसर के ऊपर कि वो FIR रजिस्टर करे। जी। अब इसको कानून बना दिया गया है। अच्छा। कि ऐसा होने पर भी भले ही आपके इलाके में वो अपराध नहीं हुआ है जी, वो पुलिस ऑफिसर उस FIR को रजिस्टर करने से मना नहीं कर सकता, उसको 0 नंबर की FIR से रजिस्टर करना पड़ेगा। अच्छा। और बाद में उस FIR को ट्रांसफर करना पड़ेगा उस पुलिस स्टेशन में जहां पर असल में वो अपराध हुआ है। बिल्कुल। तो इसको अब जो है कानून बना दिया गया है और अब कोई पुलिस इस चीज को करने से मना नहीं कर सकती। जी। डॉक्टर राजपूत, अब हम बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर। इसमें क्या बदलाव हुए हैं? क्योंकि अब देखिए, जैसा आपने कहा कि एक जो ब्रिटिश काल के कानून है वो तो बहुत पुराने बने हुए थे, करीब 100-150 साल पहले। अब तकनीकी रूप से बहुत बदलाव हुए हैं। डिजिटल माध्यम ने, हमारे मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने बहुत नई चीजें ले आई हैं जिसका कि अपराधी लोग फायदा भी उठाते हैं। कई बार उसके पहले उन्हें साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाता था। अब इसमें क्या बदलाव हुए हैं, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। टेक्नोलॉजिकली अब बहुत सी एडवांसमेंट हो गए हैं इस डिजिटल युग में। अब पुराने तौर तरीकों से अगर हम अपनी न्याय प्रणाली को चलाएंगे तो वो न्याय प्रणाली उस तरह से काम नहीं कर पाएगी जिस तरह से हम उससे करवाना चाहते हैं जी। और फिर हम ये शिकायत भी नहीं कर सकते फिर कि भाई तो बहुत देर होती है हमारी न्याय प्रणाली में। तो उस देरी को कम करने के लिए अब कुछ डिजिटल एविडेंसेस को भी मान्यता मिल गई है जी। जैसे कि अब समन करने के लिए आपको किसी कोर्ट के किसी नाजीर को या कोर्ट के किसी व्यक्ति को नहीं भेजना है जी। अब आप ईमेल के ऊपर भी किसी को समन कर सकते हैं। ईमेल के थ्रू आप समन भी सेंड कर सकते हैं जी। तो इसके लिए प्रक्रिया ये अपनाई गई है कि जिसका भी जो भी अपराधी है या विटनेस है, क्योंकि स्टेटमेंट तो पुलिस लेती है सबका जी। तो सबका ईमेल आईडी, फोन नंबर भी एक रजिस्टर्ड में मेंटेन किया जाएगा जी। और जब भी समन इशू करेगी कोर्ट तो वो समन इशू करने को जो है डिजिटल मोड से, जिसे हम ईमेल कहते हैं, उसके थ्रू भेज दिया जाएगा। दूसरी चीज ये हुई है कि कुछ तरह के साक्ष्यों को अब मान्यता मिल गई है जो पहले नहीं थी जी। अब कुछ तरह के साक्ष्य, जैसे कि पहले व्हाट्सएप चैट को इतनी मान्यता नहीं मिलती थी, कोर्ट मना करता था क्योंकि उसके लिए एक जटिल प्रक्रिया थी कि एक सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा तभी आपको वो मिलेगा जी। तो अब उन डिजिटल एविडेंसेस को कोर्ट के अंदर मान्यता दे दी गई है और उन डिजिटल एविडेंसेस के ऊपर जो है कोर्ट अब कार्रवाई कर सकता है और उनको साक्ष्य मानते हुए जी। अपना डिसीजन, अपनी जजमेंट और किसी तरह का भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा सकती है। तो डिजिटल एविडेंसेस को लेकर काफी काम हुआ है क्योंकि अब हम सब मोबाइल से जुड़ी चीजें हैं, बिल्कुल, लैपटॉप से जुड़ी चीजें हैं, हमारे इंटरनेट से बहुत चीजें होती हैं जी। तो
अब उनको एविडेंस माना जाएगा और कोर्ट में डायरेक्ट प्रोड्यूस किया जा सकता है। उसमें बस यही है कि आपको वो कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा और वो डिवाइस प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसके थ्रू वो अपराध किया गया है, जिस डिवाइस के सहारे को लेकर आपने अपराध किया है। तो वो आप कोर्ट में अगर उसको एक साक्ष्य के तौर पर अगर प्रोड्यूस कर देंगे तो उसको कोर्ट उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है और किसी को भी उसके अंतर्गत जो है प्रोसिक्यूशन को चलाया जा सकता है। तो जो मेन उद्देश्य है इस तरह के डिजिटल साक्ष्यों को मान्यता प्रदान करने का, वो यही है कि कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स है उनको थोड़ा तेज किया जा सके और जल्दी से जल्दी जो हमारा मूल उद्देश्य है लोगों को न्याय देना, हम उनको न्याय दे सके। क्योंकि पहले क्या होता था कि मैंने जैसे आपको बताया कि जो न्याय प्रणाली है वो ही बहुत ही जटिल थी। उन जटिलताओं को कम करते हुए इस तरह के एविडेंसेस को, इन साक्ष्यों को अब इंक्लूड कर दिया गया है। तो आप हो सकता है कि व्हाट्सएप चैट के ऊपर भी कभी आपको सुनने में मिले कि जो है कन्विक्शन हो गई है सीधी। क्या बात है जी। एक सवाल और डॉक्टर राजपूत कि जो नए कानून है उसके अंतर्गत जो पीड़ित लोग होते हैं उनको क्या अधिकार दिए गए हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए। यहाँ मैं एक चीज थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। एक विक्टिम कंपनसेशन स्कीम जो थी सीआरपीसी में ही लाई गई थी कि अगर कोई विक्टिम है जो जिसके साथ अपराध हुआ है तो उसको कोई कंपनसेशन मिल सकती है क्या नहीं मिल सकती। तो कंपनसेशन का प्रावधान पहले भी सीआरपीसी में 357 में था। अभी ये हुआ है कि कुछ खास उसमें प्रोविजंस को ऐड किया गया है, प्रावधान को ऐड किया गया। जैसे 193(3) का एक प्रोविजन है बीएनएसएस के अंदर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर। उसमें ये कहा गया है कि अब जब इन्वेस्टिगेशन करती है पुलिस, तो आपने देखा होगा कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस की होती रहती है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी को पता नहीं चलता। कई मर्तबा जो विक्टिम होता है, जो इन्फॉर्मेंट होता है, जो पुलिस को सूचित करता है, उसको हम इन्फॉर्मेंट बोलते हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं होती है कि इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंची, क्या चल रही है। अब ये बाध्य कर दिया गया है उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर कि 90 दिन की इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको बताना पड़ेगा विक्टिम को भी और जिसने वो सूचना दी थी उस अपराध की उसको भी कि इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पर है, कहां तक पहुंची है। अब ये एक तरह का अधिकार है कि आप पुलिस से पूछ सकते हैं 90 दिन के अंदर कि भाई मेरी इन्वेस्टिगेशन कहां तक गई है, कितना हुआ है। इससे पुलिस पर भी एक किस्म का दबाव रहेगा कि वो जो विवेचना है, जो जांच है, उसे तेज गति से आगे बढ़ाए। बिल्कुल, उसको तेज गति से आगे बढ़ाए। इसी के साथ एक और प्रोविजन जोड़ दिया गया है, वो ये है कि पहले होता था कि चार्जशीट फाइल करने के बाद भी पुलिस की विवेचना चलती रहती थी और पुलिस जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर देती थी। अब उसके लिए एक टाइम बना दिया गया है कि इतने टाइम में आपको अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उस इन्वेस्टिगेशन को 90 दिन के अंदर खत्म करना जरूरी है। तो अभी हुआ यह है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए भी एक टाइम फ्रेम बनाया गया है और विक्टिम और एक्यूज के अधिकारों को भी इसमें जो है प्रोटेक्ट किया गया है बहुत हद तक। डॉक्टर राजपूत, हम बात कर रहे थे कि अब जो ये युग है वो प्रौद्योगिकी और तकनीकी युग है, तो इसमें जो नई किस्म की जो तकनीक है या प्रौद्योगिकी है उसका इसमें किस तरह से फायदा मिलेगा हमको इन नए कानूनों में, इसके बारे में बताइए। एक बड़ा खास इसमें जो है बदलाव हुआ है वो ये हुआ EFIR। यानी अब आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने कंप्यूटर पर बैठकर भी EFIR रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, बस उसमें एक चीज जोड़ दी गई है कि जो भी वो FIR रजिस्टर करेगा उसको 3 दिन में जाके पुलिस स्टेशन में जाके साइन करने पड़ेंगे अपनी इन्फॉर्मेशन को। अच्छा, तो ये एक इसमें जोड़ दिया गया है। दूसरी बात इसमें एक जो मैं कहना चाहूंगा इसके अलावा जो है वो ये है कि अब विक्टिम को जो है FIR की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान करेगी पुलिस। पहले क्या होता था कि जो इन्फॉर्मेशन देता था सिर्फ उसको ही FIR की कॉपी दी जाती थी। लेकिन अब ये भी बोला गया है कि जो उस अपराध से पीड़ित है, जो पीड़िता है, जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको भी FIR की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाए। अच्छा, ये चीजें इसमें बहुत नई हैं और अभी ये कहिए कि इसको, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो थी इसके ऊपर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कई मरतबा क्या होता है पुलिस नहीं समझ पाती है और उसमें कई तरह की कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने कहा ना कि न्यायिक प्रणाली की जो जटिलताएं हैं उनके चलते लोगों के मानव अधिकारों का हनन होता था। बिल्कुल, इन मानव अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए ये सारे के सारे प्रावधान अब इसमें दे दिए गए हैं ताकि कल को पुलिस ये ना कहे कि भाई हमारे पास वो प्रोविजन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर परवेश राजपूत, आपने बड़े विस्तार से और बहुत आसान तरीके से ये जो 3 नए आपराधिक कानून है इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताया। एक बार पुनः हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद जी। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।